हेलो, नमस्ते दोस्तों। हमने जो नियंत्रण एवं समन्वय टॉपिक शुरू किया था, उस टॉपिक के तहत हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम जानते हैं एक होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु। इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। उसके बाद हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा। तंत्रिका कोशिका के साथ में हमने ये भी देखा कि मस्तिष्क के अंदर 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएँ होती हैं और जबकि मेरुरज्जु के अंदर 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएँ होती है। और वो तंत्रिका कोशिकाएँ हमारे शरीर के अन्य भागों द्वारा जो संदेश लाए जाते हैं, उनको मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक पहुँचाती है और उनके द्वारा जो आदेश दिया जाता है, उस आदेश को शरीर तक पहुँचाती है। वो प्रतिवर्ती क्रियाएँ हमने पढ़ी थी। आज की हमारी क्लास में हम जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अलावा जो इस तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग होता है, उसे बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज की हमारी क्लास के अंदर हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। उसमें पहले टाइप को बोलते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र या सिमेटिक नर्वस सिस्टम। और साइंस के अंदर सीमे शब्द का मतलब होता है शरीर से जुड़ा हुआ है। और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो एक ही होता है और उसके अंदर मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका कोशिका आती है। जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं तो आती है, लेकिन किस भाग की? एक को बोलते हैं कायिक यानी कि शरीर से जुड़ी हुई और दूसरी होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है, इसके अंदर हम किन के बारे में पढ़ते हैं उनको देख लेते हैं। और दूसरा है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो पहले देखते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र ये क्या है। तो हमारे शरीर के द्वारा की जाने वाली ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी? जैसे कि किसी से हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। और सड़क पर चलना है या नहीं चलना, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। कॉपी में लिखना है या नहीं लिखना, ये भी हम अपनी मर्जी से करते हैं। तो जो काम अपनी मर्जी से हम करते हैं, उससे नियंत्रित करने वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र। उसके बाद दूसरा देखा जाए तो दूसरे को बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्वायत्त का मतलब है कि ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र किससे है? हमसे। हमारी इच्छा हो या ना हो, फिर भी ये काम अपने आप ही हमारे शरीर करता रहता है, उन्हें बोलते हैं स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला। अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, ये अपने आप काम होता है, इस पर हमारा सीधा जोर नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल हृदय का धड़कना, क्या हमने कभी डिसाइड किया हार्ट को, कभी बोला है कि आज तू जोर से धड़क? नहीं, ये अपने आप ही अपनी हार्ट बीट बढ़ा लेता है। जैसे कि हमने खाना खाया, उसके बाद खाना कैसे पचता है इसके बारे में हम कोई निर्देश जारी नहीं करते। वैसे ही होता है सांस लेना भी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, स्वायत्त है, अनियंत्रित है और इसे कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। तो ये सभी गतिविधियां स्वायत्त होती हैं और ये वाली गतिविधियां मनुष्य द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो जो नियंत्रित की जाती हैं उसे बोलते हैं स्वैच्छिक और जो अनियंत्रित होती है उन्हें बोलते हैं अनैच्छिक। अब जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसे दो भागों में बांटा जाता है। ऑटोनॉमस वाले को, एक को बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरे को बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी को बोलते हैं, इंग्लिश वाला नाम ध्यान में रखना, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, और इसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या है? इनका हमारे शरीर पर क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इनके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल इनके अंदर इनका जो प्रभाव पड़ता है, उससे रिलेटेड कई बार प्रश्न देखे गए हैं। तो देखते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन-सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन-सा होता है। नॉर्मली देखा जाए तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि जब हम कोई ऐसी खतरनाक चीज़ देख लेते हैं जिसकी वजह से हमें डर लगता है या भय उत्पन्न हो जाता है, हमारे लिए जो चीज़ डरावनी होती है, उस समय हमारा शरीर हाइपर एक्टिव हो जाता है। जब हमारा शरीर हाइपर एक्टिव होता है, तो उस समय हमारे शरीर पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी प्रभावों का कारण कौन होता है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब हम देखते हैं शरीर के किस भाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसके तहत शरीर ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, असामान्य गतिविधियाँ करता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? शरीर को वापस नॉर्मल स्थिति में लाता है। मान लेते हैं कि किसी ने अचानक हम रास्ते पर चल रहे थे, अचानक किसी कुत्ता हमारे पीछे भागता है। तो उस समय हमारा क्या होगा? शरीर पर हार्ट बीट बढ़ जाएगी,
और कण सूखने लगेंगे और फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है और हम लंबी-लंबी श्वास खींचते हैं, जल्दी-जल्दी श्वास लेते हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है और जब स्थिति सामान्य हो जाती है, ऐसी सामान्य परिस्थिति के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है और वो वापस शरीर को जो हाइपर हो चुका था, उसे नॉर्मल करता है। तो अब देखते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, वो यहाँ पर बनते हैं कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखते हैं हृदय पर। हृदय की गति तेज हो जाती है, यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? ताकि मांसपेशियों को जल्दी-जल्दी खून पहुँच सके। आपने देखा होगा कि कई बार हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो हार्ट बीट बढ़ने का सामान्य मतलब होता है कि हृदय चाहता है कि शरीर के सभी हिस्सों तक जल्दी-जल्दी रक्त पहुँचे, इसलिए हार्ट अपनी गति बढ़ा देता है। गति बढ़ने की वजह से मांसपेशियों पर रक्त की सप्लाई बढ़ जाती है। दूसरा देखते हैं, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, उस समय क्या होगा? हृदय की गति सामान्य या फिर धीमी हो जाती है। जब हृदय की गति धीमी हो जाएगी, तो फिर क्या है कि ऊर्जा बचने लगेगी। ऊर्जा बचेगी तो शरीर वापस नॉर्मल होने के प्रयास करेगा। अब दूसरा देखते हैं, आंखों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफेक्ट ऑन आइज। आंखों की पुतलियां हैं, उनका आकार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान आकार बढ़ जाता है। ये आकार क्यों बढ़ता है? ताकि हम दूर तक अपने खतरे को भांप सके। पुतलियों का आकार फैल जाता है, डायलेट हो जाती हैं। क्यों? ताकि हम दूर तक अपने खतरे को भांप सके। लेकिन जब यही उल्टा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, उस समय हमारी पुतलियां सिकुड़ जाती है, क्योंकि उस समय हमें दूर तक देखने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी जो श्वास नली होती है, उसका आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा होने का मतलब है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन खींच सके। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा? सांस की नली फैलती है ताकि सांस लेना आसान हो जाए और तेज हो जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर तक पहुंचा सके। और पैरासिम्पैथेटिक में इसका उल्टा हो जाएगा, मांसपेशियां वापस सॉरी फेफड़ों का आकार वापस छोटा होने लगेगा। पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा कि पाचन एक बार के लिए रुक जाता है। पाचन रुकने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति घबरा जाता है, उसे डर लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसका पाचन तंत्र रुक गया है और जब पाचन तंत्र रुक जाता है तो उसे भूख नहीं लगती। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा कि पाचन तेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार ग्रंथियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को डर लगता है तो सबसे पहले उसके कंठ सूख जाते हैं। तो कंठ क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि लार बनना बंद हो जाती है। पाचन तंत्र भी बंद हो जाता है और लार बनना भी बंद हो जाते हैं और गला सूखने लगता है, जबकि इसके अंदर लार की गति तीव्र हो जाती है। तो ये थे लास्ट टाइम मूत्राशय यानी कि ब्लैडर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मूत्राशय का आकार बढ़ जाता है ताकि व्यक्ति को पेशाब की आदत ना हो। तो ये था पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और यही था हमारा नियंत्रण एवं समन्वय टॉपिक का अंतिम पार्ट। अब इसके बाद एक और पार्ट जो इसी नियंत्रण एवं समन्वय टॉपिक में जोड़ा जाता है, वो होता है अंतःप्रद्रवी और अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। हम ग्रंथियाँ पढ़ें और एक-एक ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के बारे में पढ़ें, उससे पहले आज की हमारी क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे कि हार्मोन एक्चुअल में क्या होते हैं। क्योंकि अभी जो रीट का हाल ही में 2026 में रीट का पेपर हुआ है, इस पेपर के अंदर भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि हार्मोन क्या होते हैं। तो हमें हार्मोन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये सोचकर हम आज हार्मोन पढ़ेंगे और ये जो हार्मोन के बारे में हमारी क्लासें हैं, ये सभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यानी कि मूल पुस्तकों के अनुसार ही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हार्मोन क्या है? एनसीईआरटी क्या डेफिनेशन देती है हार्मोन के बारे में? तो यहाँ पर देखो, हार्मोन गैर पोषक रसायन पदार्थ हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, ये हमेशा कम मात्रा में स्रावित होते हैं और तीसरी, ये अंतरकोशिकीय संदेशवाहक होते हैं। यानी कि एनसीईआरटी के अनुसार परिभाषा क्या बनी कि हार्मोन गैर पोषक रसायन होते हैं जो कम मात्रा में स्रावित होते हैं, लेकिन ये अंतरकोशिकीय संदेशवाहक का काम करते हैं। तो पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि हार्मोन होते क्या है। क्या हार्मोन की वजह से कोशिकाओं को या शरीर के किसी अंग को पोषण मिलता है? तो जवाब होगा जी नहीं, ये गैर पोषक पदार्थ हैं, मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं। क्या हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित होते हैं? जी नहीं, हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होते हैं और ये कोशिकाओं के बीच में संदेशवाहक का काम करते हैं। और हार्मोन जो होते हैं, इनका आणविक भार कैसा होता है? आणविक भार इसका कम होता है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने हार्मोन को रक्त के अंदर प्रवाहित करती है, यानी कि रक्त के अंदर मिश्रित कर देती है और रक्त शरीर के अन्य अंगों तक जाता है और वहां पर जाकर ये
हार्मोन है वहाँ अपना कार्य दिखाते हैं। तो हार्मोन के बारे में यानी ये रक्त प्रवाह के साथ होते हैं और लक्षित अंग पर जाकर काम करते हैं। तो हमसे ये पूछा जा सकता है, पहली चीज, क्या ये हार्मोन पोषक होते हैं? जी नहीं। हार्मोन क्या अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं? जी नहीं। और हार्मोन होते क्या हैं? अंतर कोशिकीय संदेशवाहक होते हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने हार्मोन रक्त में स्रावित करती है, जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथियां सीधा अपने हार्मोन को उसी अंग पर पहुंचा देती है। जैसे कि लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से जो लार आता है वो सीधा ही मुंह में आता है, रक्त की सहायता से नहीं आता, वो सीधा पानी रूप में ही मुंह में पानी आता है। तो वो क्या है? बाह्य स्रावी ग्रंथि है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होगी? अंतःस्रावी ग्रंथियां रक्त के अंदर अपना हार्मोन डाल देंगी, या ये रक्त जब उस हार्मोन वाले अंग तक पहुंचेगा तो वहां पर जाकर इस हार्मोन को छोड़ देगा। पहली चीज रक्त के बारे इस हार्मोन के बारे में। दूसरी, अंतःप्रद्रवी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? ये सीधे रक्त के अंदर अपना हार्मोन छोड़ती हैं, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास अपनी नलिकाएं नहीं होती है। जैसे लार ग्रंथि के पास अपनी नलिकाएं होती है, जो नलिकाएं सीधी मुंह में आकर खुलती हैं। जैसे कि हमारी जो अंतिम दाढ़ होती है, दाढ़ के पास एक लार ग्रंथि ग्रंथि है, एक ऊपर ताल की ओर है। टोटल 3 लार ग्रंथियां आती है हमारे शरीर में। ग्रंथि तो एक होती है, लेकिन वो 3 जगहों पर लार स्रावित करती हैं, और ये लार आता किससे है? नलिकाओं की सहायता से। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में वो नलिकाएं नहीं होती, इसलिए ये अपना जो हार्मोन है सीधे रक्त में प्रवाहित कर देती है, इसलिए ये सीधे अपने हार्मोन को रक्त में छोड़ देती है। इनका अनुभार क्या होता है? कम होता है, और ये लक्षित अंग पर जाकर विशिष्ट कार्य करते हैं। हार्मोन की भी यही विशेषता है, और ये लक्ष्य अंग जैसे कि लिवर है तो लिवर पर जाकर ही काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं हार्मोन का रासायनिक वर्गीकरण। हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो हार्मोन को एनसीईआरटी 4 कैटेगरी में बांटता है। पहला, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड या प्रोटीन प्रकार के हार्मोन। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इंसुलिन, ग्लूकागोन और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है, और हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये सभी हार्मोन किस कैटेगरी में आते हैं? ये पॉलीपेप्टाइड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये शुद्ध रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा, स्टेरॉइड टाइप के हार्मोन। ये स्टेरॉइड क्या होता है? ये स्टेरॉइड वो दवाइयाँ होती हैं जो मोस्टली किसको दी जाती है? या तो किसी व्यक्ति का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चलता है तब, और या फिर उस व्यक्ति को दी जाती है जिसका दी नहीं जाती। कुछ आपने खिलाड़ियों के नाम सुने होंगे कि खिलाड़ियों पर कई बार 1 साल, 2 माह, 2 साल के लिए, 6 माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर में क्या ले लेते हैं? स्टेरॉइड। तो ये स्टेरॉइड ड्रग्स के रूप में भी यूज़ होता है, तो ध्यान में रखना। ये भी हार्मोन ही है, और ये इस हार्मोन के एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कार्टिसोल। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों वाला है, प्रोजेस्टेरोन और एट्राडियोल, ये सभी हार्मोन किस कैटेगरी में आते हैं? स्टेरॉइड कैटेगरी में आते हैं। इनकी कैटेगरी ध्यान में रखनी है। कई बार जब डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनका एग्जांपल देकर पूछ लेते हैं, ये किस प्रकार के हार्मोन है? तो ध्यान में रखना है, ये स्टेरॉइड प्रकार के हैं। तीसरा देखा जाए तो आइडोथायरोनिन, इस प्रकार के हार्मोन है, और इसका एग्जाम्पल कौन है? थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन T3 और T4 किस कैटेगरी में आते हैं? आइडोथायरोनिन। ये तो हम जानते हैं, आयोडीन और थायराइड ग्रंथि का आपस में संबंध है, तो उससे ये याद रह जाएगा। और चौथा है अम्लो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन, और ये कितने, इसके एग्जाम्पल कौन है? एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन। ये दोनों हार्मोन किस कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे एमिनो अम्ल से उत्पन्न हार्मोन में। तो हार्मोन की 4 कैटेगरी होती हैं, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन टाइप के, स्टेरॉइड टाइप के, आइडोथायरोन टाइप के और एमिनो अम्ल टाइप के। ये 4 प्रकार के होते हैं, इनके ये एग्जाम्पल है इंसुलिन, ग्लूकागोन, पीयूष ग्रंथि का हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और स्टेरॉइड के हैं कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, और आइडोथायरोनिन के हैं थायराइड के स्रावित हार्मोन T3 और T4, और एमिनो अम्ल वाले का है एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन। ये इनका वर्गीकरण हो गया। अब उसके बाद हार्मोन को उसकी क्रिया विधि के आधार पर 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। उनको पहले को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मतलब क्या है कि ये जो हार्मोन होते हैं, ये इन हार्मोन में से कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सीधे जाकर कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं, और जबकि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कोशिका के अंदर नहीं जाते, कोशिका की झिल्ली के ऊपर जाकर वहां पर इनके संवेदीग्राही अंग होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, और ये सीधे जाकर रिसेप्टर से जुड़ते हैं। तो इस आधार पर 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं हार्मोन। एक तो जो सीधे कोशिका के अंदर चले जाते हैं, दूसरे जो कोशिका की झिल्ली तक जाते हैं। तो पहले को बोलते हैं झिल्ली संलग्न ग्राही हार्मोन। ये हार्मोन, इसका एग्जाम्पल कौन है? जैसे कि इंसुलिन।
इंसुलिन किस कैटेगरी मतलब प्रोटीन टाइप के जो हार्मोन होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो हार्मोन है ये मान लो कोशिका है ये और कोशिका की झिल्ली है। इस झिल्ली के ऊपर ये रिसेप्टर होते हैं। इस रिसेप्टर के पास इन्हें बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर, यानी कि ये हार्मोन इंसुलिन है इस झिल्ली के पास आ गया और यहाँ पर संग्रहित हो गया। यहाँ पर संग्रहित होने के बाद में इस झिल्ली के द्वारा ये द्वितीयक संदेश वाहक यूज करते हैं और द्वितीयक संदेश वाहक द्वारा झिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं। ये सीधी झिल्ली को पार नहीं कर पाते, इसलिए ये द्वितीयक संदेश वाहक यूज करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, IP3, CAMP। CAMP का नाम ध्यान में रहे या ना रहे, IP3 और कैल्शियम इनके नाम ध्यान में रखना। ये द्वितीयक संदेश वाहक होते हैं और द्वितीयक संदेश वाहक द्वारा ये अपना जो प्रभाव होता है वो कोशिका के अंदर एंट्री करवाते हैं और ये द्वितीयक संदेश वाहक ही फिर चयापचय अभिक्रियाओं के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और ये अभिक्रिया कैसी है? तेज अभिक्रिया और कम समय के अंदर पूरी हो जाती है। ये कोशिका झिल्ली हो गई। तो ये पहले टाइप के हार्मोन है जो किस टाइप के हैं? झिल्ली ग्राही संलग्न हार्मोन। और दूसरा हार्मोन देखा जाए, दूसरे हार्मोन होते हैं जो ये झिल्ली संलग्न वाले हो गए, इनके बारे में हमने बात कर ली। अब इन दोनों को अंतर यहाँ पर देखो, पहले जो झिल्ली संलग्न वाले थे ये कोशिका की जो झिल्ली है इसके बाहर जो रिसेप्टर होते हैं उनके उनके पास तक पहुंचते हैं। कौन से होते हैं ये? प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड टाइप के जो हार्मोन होते हैं जैसे इंसुलिन, ये सभी यहाँ तक काम करते हैं। जबकि अंतराकोशिकीय ग्राही हार्मोन, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, यानी कि इनका जो रिसेप्टर होता है वो कोशिका के अंदर होता है। तो ये स्टेरॉइड टाइप के जो हार्मोन होते हैं वो कोशिका की झिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और झिल्ली के अंदर प्रवेश करने के बाद ये जैसे जीनोम में जीन के साथ जुड़ जाते हैं और इस तरीके की अभिक्रियाएं करती हैं। इस आधार पर हार्मोन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक जो झिल्ली के साथ जुड़ते हैं और दूसरा जो कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं। अब इन दोनों हार्मोन के अंदर अंतर के लिए एक टेबल बनाई गई है। यहाँ पर विशेषताएं हैं, यहाँ पर हार्मोन है। पहला हार्मोन है प्रोटीन टाइप के जैसे कि इंसुलिन, दूसरा स्टेरॉइड टाइप के जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कार्टिसोल। ये इसके उदाहरण है। पहला ग्राही स्थान, प्रोटीन टाइप वाले क्या कोशिका के अंदर जाते हैं? जी नहीं, ये कोशिका झिल्ली के बाहर रिसेप्टर होते हैं उनके पास पहुंचते हैं, जबकि स्टेरॉइड सीधे कोशिका के अंदर चले जाते हैं और हमारे जीन DNA गुणसूत्र पर जाकर सीधा काम करते हैं। और द्वितीयक संदेश वाहक की जरूरत किसको होती है? जो झिल्ली पर आकर जुड़ते हैं, यानी कि इनको तो चाहिए लेकिन इनको नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कार्य करने का तरीका, ये एंजाइम सक्रिय करता है जबकि ये जीन को नियंत्रित करते हैं। और प्रतिक्रिया का समय, इसका प्रतिक्रिया का समय तेज होता है और जो सेकेंडरी संदेश वाहक यूज करते हैं वो तो तेज होते हैं, जबकि ये वाले थोड़े, यहाँ केंचुए के चित्र देख के बताया गया है कि ये सभी धीमी गति में कार्य करते हैं। तो ये हार्मोन हो गए। अब हार्मोन के अलावा जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां और उनसे स्रावित हार्मोन। तो इनके बारे में चर्चा करने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद।